नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक लेवलिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 3 हिस्सों में कवर कर रहे हैं। पहले 2 हिस्सों में हमने प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग के बारे में जाना, उसके बाद जाना टाइप्स ऑफ लेवल, यानी कि लेवलिंग इक्विपमेंट कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, किस प्रकार से हम किस प्रक्रिया के तहत लेवलिंग करते हैं उसके बारे में जाना। कितने तरह की लेवलिंग होती है, रिड्यूस लेवल के बारे में जाना, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड से। इस तीसरे और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम राइज एंड फॉल मेथड से लगाएंगे, और फिर हम बातचीत करेंगे एक कंटूरिंग के बारे में। तो आइए अपने तीसरे भाग के साथ शुरुआत करते हैं और राइज एंड फॉल मेथड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं कुछ एक दो छोटे नियम इस विधि से संबंधित मैं आपको बता दूं। इसमें सिंपली पहली रीडिंग में से सेकेंड रीडिंग को माइनस करते हैं। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहाँ पर फॉल होता है, अगर पॉजिटिव आती है तो वहाँ पर राइज कंसिडर किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसके RL के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो प्रीवियस जो हमारा पिछला पॉइंट है उसका जो रिड्यूस लेवल होता है उसमें से हम राइज या फॉल को राइज को जोड़ दें या फॉल को माइनस कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाती है उस अगले पॉइंट के RL का। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये अगर हमारा कोई टेरेन है, कोई एक सतह है, आपने यहाँ पर एक स्टेशन A आपका यहाँ है, स्टेशन B आपके पास यहाँ पर है। इसका RL अगर मैं कंसीडर करूँ ये 100 है और इसका B पर RL आपको पता करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इक्विपमेंट जो है हमारा लेवलिंग इक्विपमेंट उसको सेटअप करेंगे, उसको सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फोकसिंग करेंगे। और पहली रीडिंग बैक साइड होती है तो आप स्टेशन A पर रखे हुए स्टाफ पे रीडिंग पढ़ लेंगे। और ये लाइन चूँकि स्ट्रेट होती है इसी को लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। आपको जब स्टेशन B पे रखे हुए स्टाफ पे जो रीडिंग प्राप्त होती है इन ही दोनों को कंपेयर करना है। मैंने माना कि यहाँ पर जो रीडिंग आई वो 1 मीटर आई, यहाँ पर 3 मीटर आई। तो जो आपका राइज या फॉल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर आप इस विधि से देखें तो क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग आपका 1 मीटर है, सेकेंड रीडिंग है 3 मीटर्स, तो ये आपको मिलता है -2 मीटर। ये माइनस बताता है कि यहाँ पर फॉल हुआ है। आप इस चित्र में भी आसानी से देख पा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में फॉल हुआ है। अगर यहाँ राइज होता तो हम राइज कंसिडर करते। अब RL क्या होगा, RL और एट पॉइंट B हम कैसे लेंगे, RL एट पॉइंट A में हम ऐड कर देंगे राइज को या सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉल को। इस केस में हमारे पास फॉल हुआ है 2 मीटर्स का, तो हम प्रीवियस पॉइंट का जो RL 100 मीटर्स था उसमें से -2 मीटर्स कर देंगे, यानी कि 98 मीटर्स हमारे पास RL प्राप्त हो गया स्टेशन B का। आगे बढ़ते हैं और अपने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ विचार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सरल सा उदाहरण लिया है। ये रीडिंग स्टाफ की ली गई 7 स्टेशंस पे, जिसमें 4th स्टेशन जो है उसकी रीडिंग लेने 4th स्टेशन पे आपका पॉइंट चेंज हुआ है। पॉइंट चेंज होने का मतलब क्या है, आपने अपना जो सेटअप है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह रखा है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप राइज एंड फॉल मेथड से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये लेवल बुक का एक फॉर्मेट है। ये वैल्यूज़ मैंने समय बचाने के लिए भर दिए हैं, बट ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप खाली कर दें तो ये आपको फॉर्मेट मिलता है लेवल बुक का, राइज एंड फॉल मेथड से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज़ कैसे फीड करेंगे, आपको पता है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप के साथ जो पहली रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड होती है। उसी इंस्ट्रूमेंट सेट के साथ अगर आप आखिरी रीडिंग को कंसिडर करते हैं तो वो आपका होता है फोर साइड। इसके मध्य जितनी भी रीडिंग ली जाती हैं उसको हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। तो देखिए आपने शुरुआत की 0.785 से, तो 785 आपका बैक साइड हो गया। और फिर आपको पता है कि जो स्टेशन 4 है वहाँ पर आपने पोजीशन चेंज किया है, तो आखिरी रीडिंग 3.435 हो गई, तो ये हो गया 4 साइड।
और इसके मध्य जो 2 रीडिंग्स थी वो हो गई हमारी इंटरमीडिएट साइड। अब यहाँ पर हम स्टेशन 4 पर जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो हमें फिर से पहली रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो जो पहली रीडिंग होगी अगेन वो बैक साइड हो जाएगी ऑन द सेम स्टेशन, स्टेशन 4। तो देखिए स्टेशन 4 पर पहली रीडिंग क्या आ गई, जो आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज के साथ किया 1.367, तो ये हमने बैक साइड के कॉलम में लिखा। आखिरी रीडिंग होती है 4 साइड, तो हमने यहाँ पर लिखा 4 साइड के कॉलम में, और फिर जो बीच के रीडिंग्स है वो आते हैं हमारे इंटरमीडिएट साइड, तो उन्हें बीच में लिखना पड़ता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपके पास और क्वेश्चन में पता है कि RL एट स्टेशन ए का जो रिड्यूस लेवल है वो 100 आपको पहले से पता है, यानी कि वो बेंचमार्क है, उसका आपको एलिवेशन सी लेवल से आपको मालूम है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको सभी स्टेशंस का, यानी कि ये जो 7 स्टेशन कुल हैं, सभी का RL आपको ज्ञात करना है राइज एंड फॉल मेथड का इस्तेमाल करके। आइए शुरू करते हैं और कुछ एक उदाहरण और कुछ एक तरीकों से, कुछ एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये सतह कुछ इस तरीके से है। अगर हमने यहाँ पर स्टेशन ए माना, ये क्या है हमारा स्टेशन 1, यहाँ पर स्टेशन 2, 3 और ये स्टेशन 4, फिर यहाँ पे हमारा स्टेशन 5 है। स्टेशन ए पर हमने अपना स्टाफ रखा रीडिंग लेने के लिए। हमें अपना कहीं पे तो ये लेवलिंग इक्विपमेंट को सेटअप करना पड़ेगा। इसका लाइन ऑफ कॉलिमेशन इस तरीके से जाएगा। हर स्टेशन पे हम स्टाफ रखेंगे और उसमें जो आ रही रीडिंग होगी उसको हम पढ़ेंगे। देखिए स्टेशन ए पर जो रीडिंग आई वो थी 0.785 यहाँ पर। अब स्टेशन बी पे जो रीडिंग आती है वो 1.326 आती है, यानी यहाँ पर जो रीडिंग है 0.785 है और यहाँ पे जो स्टाफ रीडिंग है 1.326 है। अब आप देखिए राइज एंड फॉल को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, प्रीवियस RL माइनस नेक्स्ट RL, जो पिछला स्टेशन का RL था उसमें से हम नेक्स्ट स्टेशन के RL को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको राइज हुआ है या फॉल हुआ है वो उस वैल्यू के साइन से पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो अलग है बट उसका जो साइन है उससे आपको पता चल जाएगा कि राइज हुआ है या फॉल हुआ है। यहाँ पर आप देखिए स्टेशन ए पर जो आपका स्टाफ रीडिंग है 0.785 है, इसमें से जब आप 1.326 माइनस करते हैं तो देखिए आपको मिलता है यहाँ पर 0.541 मीटर्स, और ये किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ये क्वांटिटी बड़ी है तो ये माइनस में वैल्यू आपको मिलती है। अब आप इससे आइडिया ये लग सकता है आपको कि अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर फॉल हुआ होगा। फॉल होगा तो आप फॉल वाले कॉलम में उस वैल्यू को मेंशन करेंगे, यानी कि इस कॉलम में देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इसमें से जब इसको माइनस किया तो आपको मिला -0.541। इसी तरीके से अब फिर जब अगले स्टेशन के लिए स्टेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो ये आपका प्रीवियस रीडिंग हो जाएगा, ये नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा। जब प्रीवियस रीडिंग यानी कि 1.326 में से 2.538 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.212, लेकिन अगेन ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस की मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा ही फॉल में लिखा जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं तीसरे और चौथे स्टेशन को। देखिए तीसरे स्टेशन के लिए जो तीसरा स्टेशन अब आपके लिए प्रीवियस स्टेशन की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो 2.538 में से जब 3.435 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 0.897, जो कि नेगेटिव वैल्यू के साथ आपके पास आता है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये आपका फॉल के कॉलम में लिखा जाना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था कि चौथे रीडिंग के बाद जब आप फोर्थ रीडिंग ले लेंगे तब उसके बाद आपको स्टेशन को चेंज करना है। स्टेशन चेंज किया, अब मैं इस डायग्राम में आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो आपका पहला इंस्ट्रूमेंट सेट यहाँ था, चौथी रीडिंग के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, यानी कि हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेशन यहाँ कहीं है तो इसका वो जो लेवलिंग स्टाफ है यहाँ रखा जाएगा। अब देखिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन कैसे होगी, ये कुछ इस तरीके से लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करना होगा, बड़े अच्छे से समझना होगा
कि स्टेशन 4 पर 2 रीडिंग हमें स्टाफ रीडिंग मिल रही है, क्योंकि ये दोनों ही रीडिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेट के साथ ली जा रही हैं। देखिए, एक रीडिंग तो आपका इस इंस्ट्रूमेंट सेट के साथ लिया गया जो यहाँ पर पढ़ा गया था, जिसकी वैल्यू थी 3.435 मीटर्स में सभी है। और दूसरी रीडिंग क्या होगी, जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेट यहाँ पर लगाया यानी कि चेंज पॉइंट किया, तो फिर पहली रीडिंग आपको बैक साइड लेनी होती है। बैक साइड आपने लिया और ये रीडिंग आपको मिलती है 1.367 मीटर्स। और फिर अगली रीडिंग जो यहाँ पर मिलेगी वो आपको मिलेगी 2.328 ये वैल्यू आपको मिलती है 5th स्टेशन पे। अब आप देखिए इसको कॉलम में कैसे फिट किया जाएगा। 4th स्टेशन पे 2 रीडिंग है, एक 4 साइट है, एक बैक साइट है। तो 4 साइट तो हमने पहले ही यहाँ पर 3.435 लिख दिया था, लेकिन जब हमने स्टेशन चेंज किया तो पहली रीडिंग आती है बैक साइट यानी कि 1.367 बैक साइट वाले कॉलम में सेम स्टेशन के रो में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको मेंशन किया। अब 5th स्टेशन की जो रीडिंग है वो 2.328 है, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारे लिए प्रीवियस स्टेशन और ये हमारे लिए नेक्स्ट स्टेशन की तरह सामने आएगा। अब आप देखिए 1.367 में से 2.328 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 0.961 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ आपको मिलता है 0.961। तो इसको हमने फॉल वाले कॉलम में लिखा। अब अगला जो हम रीडिंग कंसीडर करेंगे, ये स्टेशन 5 को हम प्रीवियस स्टेशन की तरह और स्टेशन 6 को नेक्स्ट स्टेशन की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रीवियस में से जब नेक्स्ट को माइनस करेंगे यानी कि 2.328 में से 1.234 को जब माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.094 विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पर देखिए अभी तक लगातार हमें नेगेटिव साइन मिल रहे थे, बट यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिली है। 2.328 में से जब 1.234 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 1.094 विथ पॉजिटिव साइन। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, राइज वाले कॉलम में सिंपली लिख देंगे। अब आखिरी रीडिंग क्या होगी, 6th स्टेशन हमारा प्रीवियस स्टेशन की तरह काम करेगा और 7th स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन की तरह काम करेगा। तो जब 1.234 में से आप 1.657 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 0.423 विथ नेगेटिव साइन, इसलिए हमने इसको फॉल वाले कॉलम में लिखा है। एक बारी जब आप ये राइज और फॉल को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आरएल कैलकुलेट करना बहुत सरल हो जाता है। आरएल कैलकुलेट करने के लिए क्या है सिंपल तरीका कि प्रीवियस स्टेशन पर जो उस स्टेशन का आरएल था उसमें अगर राइज हुआ है तो ऐड कर दीजिए वैल्यू, अगर फॉल हुआ है तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। देखिए अब स्टेशन ए का आरएल क्या था, 100 था, आपको पहले से बेंचमार्क था, आपको पता था। स्टेशन 2 पर क्या हुआ है, फॉल हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी आरएल की, 100 माइनस फॉल यानी कि 0.541। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा 99.459। इसी तरीके से अगले स्टेशन के लिए देखिए, स्टेशन 3 के लिए अगर आप देखेंगे इस रो में तो यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल मिला है हमें वैल्यू। तो इस स्टेशन का जो आरएल होगा वो 99.459 में से 1.212 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 98.247। तो इस तरीके से हम अगले स्टेशन पर जाएंगे। यहाँ पर फिर से फॉल हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस स्टेशन 4 का अगर हमें आरएल चाहिए तो हम करेंगे 98.247 में से 0.897 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 97.350। इसी तरीके से एक बस चेंजेस आएगा। यहाँ पर आप देखिए स्टेशन 5 पर जो आरएल है वो आपका है 96.389 और यहाँ पर राइज हुआ है, राइज यानी कि 1.094 राइज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 1.094 को ऐड कर देंगे। 96.389 में जब हम ऐड करेंगे 1.094 तो हमें मिलता है 97.483। और आखिरी स्टेशन पे फिर से फॉल हुआ है तो हमने इसको इस वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें प्राप्त हो गया 97.060। इस सरल प्रक्रिया के तहत आपको स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 सभी स्टेशन पर आपको आरएल मिल गया अलग अलग से। अब इसमें कुछ अरिथमेटिक चेक्स हैं
कि आपकी वैल्यू, आपके ये कैलकुलेशंस ठीक है या नहीं। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिग्मा बी एस यानी कि सभी बैक साइड की वैल्यूज़, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इनको जोड़ दिया, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, 4 साइड के सभी वैल्यूज़ को जब आप जोड़ देंगे तो जो उनका डिफरेंस आएगा, देखिए इस केस में क्या है, 2.152 में से जब हमने माइनस किया 5.092 तो हमें मिलता है 2.940। ये नेगेटिव साइन के साथ हमें मिलता है। ये वैल्यू एग्जैक्टली बराबर होगी सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, यानी कि राइज की कुल वैल्यूज़ जो इस वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज़ है सबको ऐड कर देंगे। इसमें एक ही वैल्यू थी तो 1.094 में से जब आप 4.034 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ये दोनों आपस में बराबर होगी। एक आखिरी चेक और है कि लास्ट आरएल, आखिरी वाला जो आरएल है उसमें से आप नेक्स्ट आरएल को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट आरएल यानी कि पहला फर्स्ट आरएल, इस आरएल को जब ये लास्ट वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट आप कर देते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो अगेन नेगेटिव साइन के साथ मिलती है और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। जब ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो परफेक्टली फिट है, बढ़िया है। इस तरीके से हम किसी भी स्टेशंस का आरएल कैलकुलेट कर सकते हैं लेवलिंग के माध्यम से, और हमने इसे 2 मेथड से पढ़ा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड से, और यहाँ पर हमने चर्चा किया राइज एंड फॉल मेथड से। आइए अब हम कुछ बातचीत करते हैं कंटूर लाइंस के बारे में, जिन्हें हिंदी में समोच्च रेखाएं भी कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, इसके परिभाषा की बात करूँ, तो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इज नोन एज कंटूर लाइंस। ठीक है, और इस लाइन के बनाने की प्रक्रिया को हम कंटूरिंग कहते हैं। अभी आगे जब हम एक दो चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को समझ पाने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटूर लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, कंटूर लाइन इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसके बारे में जो खासियत है वो ये है कि एक कंटूर लाइन अगर कंटिन्यूअस है तो उस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी, उसमें अलग ऊंचाई नहीं हो सकती। दूसरा है कि दो कंटूर लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसके पीछे सच्चाई क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं कि ये कंटूर लाइन ये है, ये 2-3 कंटूर लाइंस है, अगर कोई कंटूर लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, हर कंटूर लाइन की अपनी वैल्यूज़ है। अगर मान लीजिए इसको मैंने कहा कि 100 मीटर्स पे है, यह 101 मीटर्स पे है, यह 102 मीटर्स पे है, और ये 96 मीटर्स पे है। पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि लाइन पर आने वाले हर बिंदु की ऊंचाई समान होगी। तो देखिए इस लाइन पर आने वाले हर बिंदु की ऊंचाई कितनी होगी, 100 मीटर्स होगी। इस लाइन पर आने वाली हर बिंदु की ऊंचाई 96 मीटर होगी। लेकिन जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर देखिए आपको इस पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पॉइंट पी है, मैंने कंसिडर किया, तो पॉइंट पी पर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, जो कि कभी संभव नहीं है कि एक सतह की दो ऊंचाई किसी इस समान रेफरेंस से हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कंटूर लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। लेकिन एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, अगर कोई केव है यानी कि गुफा है, या कोई ओवरहैंगिंग क्लिफ है। ओवरहैंगिंग क्लिफ को अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे बताऊँगा, देखिए जैसे ये कोई पहाड़ है लेकिन उसमें इस तरीके का भी स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इस बिंदु पे देखें, इस बिंदु पे यहाँ और यहाँ, तो आपको 3 अलग अलग एलिवेशन मिल सकते हैं, लेकिन ये सतह भी अलग है। अगर आप खड़े होंगे तो एक बार यहाँ खड़े हो सकते हैं, एक बार यहाँ चिपक सकते हैं, और एक बार यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। 3 अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिल सकती है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कंटूर लाइन के बीच में स्पेसिंग बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्लोप है, यानी कि जो उसकी ढलान है वो समान है। अगर क्लोज्ड स्पेस कंटूर है, यानी कि कंटूर लाइन के बीच में जो स्पेस है, जैसा आपने इस चित्र में देखा, यह जो स्पेस है ये अगर बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, यानी कि बहुत तीखी ढलान है। और वाइडली स्पेस्ड है कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप कह सकते हैं कि ये ढलान बहुत ही सामान्य है और इसको तीखा ढलान हम नहीं कहेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी कंटूर लाइंस की। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे चर्चा कर लूँ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कि अगर क्लोज कंटूर है,
कंटूर लाइन क्लोज्ड है तो वो क्या बनाएगा आपके लिए, वो या तो किसी लेक का, पॉन्ड का लेवल्स दर्शा रहा होगा, या किसी हिल या हिलॉक का वो कंटूर पॉइंट्स को दर्शा रहा होगा। अब समझिए एक चीज़ और, कि जितनी भी कंटूर लाइंस है वो सभी क्लोज्ड होती हैं, बट ये हमेशा ही सत्य बात है कि आपके जो ड्राइंग शीट है, आपके जो कॉन्टेक्स्ट में जितना एरिया है उसमें वो क्लोज्ड भले ही ना हो, लेकिन अगर हम वाइडली देखेंगे तो हमेशा ही कंटूर लाइन क्लोज होती है। बट छोटे में अगर हम देखें, जैसे ये हिल्स है तो इसका आप कंटूर लाइन देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज्ड है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये डिप्रेशन है तो इसकी कंटूर लाइन्स आप देखिए ये भी क्लोज्ड है। यहाँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, अगर क्लोज कंटूर है और सेंटर से यानी कि मध्य से, इस बिंदु से जब हम बाहर जाएं और कंटूर लाइंस की जो वैल्यूज है वो लगातार इंक्रीज होती रहे तो वो क्या होगा, पॉन्ड या लेक हो सकता है। ठीक है, अगर क्लोज कंटूर के अंदर की वैल्यू बाहर की वैल्यू से कम है तो आप कह सकते हैं कि वहां डिप्रेशन है, गड्ढा है, कोई पॉन्ड या लेक है। अगर कंटूर लाइन के अंदर वैल्यूज ज़्यादा है और बाहर अगर अंदर वैल्यूज कम है और बाहर ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि लेक या पॉन्ड है। अगर वैल्यूज अंदर यानी कि मध्य की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है तो आप क्या कह सकते हैं कि वो कोई हिल है। जैसे आप देखिए जो यहाँ पे बिंदु होगा उसके सापेक्ष जो कंटूर लाइन बनेगी वो यहाँ बनेगी, और इस बिंदु के सापेक्ष कंटूर लाइन यहाँ बनेगी, तो यहाँ वाली वैल्यूज हमेशा ही ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत इस पॉइंट पे जो कंटूर लाइंस की वैल्यू होगी। कंटूर लाइन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम किसी स्थान पर बिना गए बिना जाए अगर वहाँ का कंटूर मैप आपके पास है तो वहाँ के सतह के बारे में आप जानकारी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। किसी जलाशय की कैपेसिटी का आकलन कर सकते हैं। जलाशय से मेरा आशय यहाँ पर यह है कि कोई अगर आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई बांध बना करके बहुउद्देशीय परियोजना बनाई है जिसमें आपको बांध के पीछे पानी स्टोर करना है बिजली उत्पादन के लिए या पीने के लिए या कृषि के लिए पानी सप्लाई करने के लिए, तो किसी बांध के पीछे कितना पानी स्टोर होगा वो आपको जो क्वांटिटी है वो लीटर्स में या वो कैसे पता चलेगा, आपको कंटूर लाइन की मदद से आसानी से आप उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, यानी कि अगर कोई गड्ढा है आपके घर के आसपास उसको अगर मिट्टी से भरना है तो कितनी मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मीटर क्यूबिक मीटर मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप उसका कंटूर लाइंस आप ड्रॉ कर सके, कंटूर मैप ड्रॉ कर सकें तो उससे आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना मीटर क्यूब आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से किसी रोड का ढलान के बारे में आपको जानना है कि रोड का ग्रेडियंट कैसे है, तो कंटूर लाइन की मदद से आसानी से आप पता कर सकते हैं। जिस एरिया से वो रोड गुजर रहा है वहाँ के कंटूर मैप से आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको उस रोड का जो ढलान है उसके बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर लाइंस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, दो कंटूर लाइन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। मेथड ऑफ कंटूरिंग दो ही है हमारे पास, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है मैं आपको कहूँ अगर तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लेवलिंग इक्विपमेंट ले जाते हैं, उस सतह पर पहुँचते हैं, लेवलिंग स्टाफ की मदद से ऊंचाई या गहराई का आकलन करते हैं, पिछले पॉइंट के आरएल से अगले पॉइंट के आरएल को कंपेयर करते हैं और उसका सटीक आंकड़ा वहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं अपने लेवल बुक में। तो इस मेथड से जो बनाया जाता है कंटूर मैप उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंटूरिंग। इनडायरेक्ट कंटूरिंग क्या है इसमें अंतर्वेषण मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरपोलेशन मेथड का। मतलब हमारे पास पहले से कोई कंटूर मैप अवेलेबल है, मान लिया हमारे पास ये कंटूर मैप अवेलेबल है, ये 100 मीटर पे है, ये 101 मीटर, 102 मीटर, 103 मीटर। अगर मैंने एक रफ उदाहरण लिया कि अगर ये हमारे कंटूर लाइन का वैल्यूज़ है, अगर हमें इस पॉइंट पर कोई वैल्यू चाहिए, एलिवेशन चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अपना लेवलिंग स्टाफ रख करके अपने लेवलिंग के तरीक़ों से उसमें हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड या राइज एंड फॉल मेथड का इस्तेमाल करके हम इन दोनों को कंपेयर करके इसको कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट मेथड कहेंगे। या हम इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरपोलेट कर लें,
अगर हम इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो हम इस वैल्यू को देख करके और इसके बारे में एक इंटरपोलेशन के माध्यम से वैल्यू का आकलन करें, ये इनडायरेक्ट मेथड में गिना जाता है। इस पूरे लेवलिंग का अगर मैं सारांश आपको कहूँ तो हमने शुरुआत से पढ़ा कि कैसे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट किया जाता है राइज एंड फॉल मेथड से। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, पहले हमने देखा था कि कैसे हम हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट का RL। इसके बाद हमने इसमें कंटूर लाइंस के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर पढ़ा, यूज़ ऑफ कंटूर लाइंस पढ़ा और फिर मेथड ऑफ कंटूरिंग पढ़ा। इसके पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ लेवल कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के लेवल हैं। मैं समराइज़ करते हुए बता दूं कि ऑटोमेटिक लेवल, जिसे हम कहते हैं ऑटो लेवल, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसको इस्तेमाल करना आसान है, उसमें रीडिंग लेने में टाइम की खपत कम होती है। हम टेलीस्कोपिक स्टाफ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी हाइट एडजस्टेबल होती है, आवश्यकता के हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर पाते हैं। इसके बाद हमने देखा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया कॉलिमेशन मेथड से और वहाँ से समझने का प्रयास किया कि अगर हमने अपने फील्ड के सर्वे में अगर अलग अलग पॉइंट्स पे हमने एलिवेशन को रीडिंग्स को स्टाफ लेवलिंग के माध्यम से पता कर लिया है तो उसको किस तरीके से हम लेवल बुक में रख करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं और हर स्टेशन का RL पता कर सकते हैं। ये पूरा लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने में निमी की ई बुक्स का मदद लिया मैंने, जो स्पेशली ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बनाई गई है। बहुत ही कंसाइज्ड है, इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी लोग इसको भारत स्किल की वेबसाइट से या निमी ऑनलाइन की वेबसाइट से सीधे डाउनलोड करके अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। फिर मैंने कुछ रेफरेंसेस के लिए SK दुग्गल साहब की सर्वेइंग की किताब का रेफरेंस लिया है। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आपके अध्ययन में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।